Hello everyone, welcome to So Finance. I am Arshjot and today we are going to learn about supply of money and its determinants. Before we go into this, it is very important that we understand the concept of credit creation. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कमर्शियल बैंक्स का बिजनेस है लोगों से पैसा लेना एंड उस पैसे को उधारी पे देना, बेसिकली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग आउट लोन्स। अब इसी बिजनेस की वजह से बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। कैसे, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल। नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है। सिंस एक ही बैंक है इकोनॉमी में, तो जाहिर सी बात है कि लोग डिपॉजिट भी उसी बैंक के पास करेंगे और लोन भी उसी बैंक से लेंगे। नाउ दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ टाइम। मान लीजिए कि एक पर्सन आता है, मिस्टर ए। वो आता है बैंक के पास 100 रुपये लेके, बोलता है कि मुझे इस बैंक में अपना खाता खोलना है एंड आई एम डिपॉजिटिंग दिस मनी विद योर बैंक। सो दिस इज़ नथिंग बट प्राइमरी डिपॉजिट। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बैंक अपना सारा का सारा डिपॉज़िट लोन के तौर पे नहीं दे सकती। अगर मिस्टर ए ने 100 रुपये डिपॉज़िट किए हैं, बैंक कैन नॉट लेंड आउट एंटायर 100 रुपीज़। ऐसा क्यों? मान लीजिए कल को मिस्टर ए बैंक के पास आके कहता है कि मुझे मेरे 100 रुपये में से 20 रुपये चाहिए, आई वॉन्ट टू विड्रॉ 20 रुपीज़। तो अगर बैंक वो सारा का सारा लोन आउट कर देगी तो बैंक के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। 100 रुपये तो क्या, उसके पास 20 रुपये भी नहीं है देने के लिए। इन्हीं इमरजेंसी सिचुएशंस को देखते हुए ही आरबीआई ने बोला कि बैंक्स को हमेशा इन्हीं डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज साइड में रखना है, अपने पास हमेशा संभाल के रखना है। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। दिस इज़ नथिंग बट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो हमें साइड में रखने हैं। मान लीजिए कि आरबीआई ने इस बैंक के लिए कैश रिजर्व रेशियो रखा है 20%। तो अब 100 रुपये जो उसके डिपॉज़िट हैं, 100 रुपये में से उसको 20% अलग रखना है एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी डिपॉज़िट। उसको जितना भी उसके पास डिपॉज़िट है उसका कुछ परसेंटेज, ये 20% उसको अलग रखना है। अब इस केस में 100 रुपीज़ का 20% हुआ 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ इन दिस केस आर मेंट फॉर कैश रिजर्व और बाकी जो बचे 80 रुपीज़ बैंक इज़ फ्री टू लेंड इट आउट इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो अगर हम बैंक की बैलेंस शीट देखें तो मिस्टर ए का जो 100 रुपीज़ डिपॉज़िट है दैट इज़ अ लायबिलिटी, बिकॉज मिस्टर ए कभी भी बैंक को बोलेगा कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। सो डिपॉजिट इज़ ऑलवेज अ लायबिलिटी इन केस ऑफ अ बैंक। दूसरी तरफ असेट साइड पे जो 20 रुपीज़ का रिज़र्व बनाया है दैट इज़ अवर असेट, क्योंकि इट हेल्प्स इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। एंड दूसरा जो 80 रुपये थे दैट इज़ द एक्सेस रिज़र्व। एक हो गया हमारा कैश रिज़र्व 20 रुपये का एंड दूसरा हो गया हमारा एक्सेस रिज़र्व जो बैंक इज़ फ्री टू लेंड इट आउट। तो वो असेट इसलिए है बिकॉज अगर वो एक बार उसको लोन के तौर पे किसी को दे देता है तो इट विल हेल्प जनरेट रेवेन्यू फॉर द बैंक। तो ये हमारी हो गई बैलेंस शीट टैली। उसके बाद मान लीजिए कि बैंक के पास आता है दूसरा आदमी, मिस्टर बी। मिस्टर बी बैंक को बोलता है कि मुझे लोन चाहिए। बैंक बोलता है ठीक है, आई एम रेडी टू गिव 80 रुपीज़। तो मिस्टर बी को वो 80 रुपये दे देता। अब मिस्टर बी वापस से बैंक के पास ही जाएगा उस पैसे को डिपॉज़िट करने। अब हमारी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, वापस से 80 रुपये वो आया मिस्टर बी डिपॉज़िट करने। तो अब ये जो 80 रुपये डिपॉज़िट के तौर पे बैंक के पास आए हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉज़िट।
क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे प्राइमरी डिपॉजिट से डिराइव होती है। अगर मिस्टर ए 100 रुपये लेके ना आता बैंक के पास, तो बैंक वुड नॉट हैव बीन एबल टू लेंड 80 रुपीज़ टू मिस्टर बी। वो उसको लोन नहीं दे पाता, और अगर वो लोन नहीं दे पाता तो मिस्टर बी वापस से वो पैसा लेके बैंक के पास नहीं आ पाता, वो डिपॉज़िट 80 रुपये का नहीं कर पाता। सो अल्टीमेटली ये जो 80 रुपये का डिपॉज़िट हुआ है वो उस 100 रुपये के डिपॉज़िट की वजह से हुआ है। दैट इज़ वाई ये 80 रुपये के डिपॉज़िट को हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉज़िट। अब फिर से वही प्रोसेस, बैंक के पास जो डिपॉज़िट आया उसका 20% उसको कैश रिज़र्व में रखना है। 80 रुपीज़ का 20% इज़ 16 रुपीज़, तो वो 16 रुपीज़ उस पुराने 20 रुपीज़ के रिज़र्व के साथ रख देगा, ऐड कर देगा, तो हमारे टोटल रिज़र्व्स हो गए 36 रुपीज़। अब जो बाकी बचे 80 में से 16 तो उसने रिज़र्व में डाल दिए, बाकी जो बचे 64 रुपीज़ वो बैंक इज़ अगेन फ्री टू लेंड इट आउट। तो अब वापस से वो 64 रुपीज़ का बैंक आगे चल के लोन दे सकता है। सो अब अगर मैं बैंक की नई बैलेंस शीट देखूं, मिस्टर ए का डिपॉज़िट 100 रुपये का, दूसरा हुआ मिस्टर बी का डिपॉज़िट 80 रुपये का, ये दो हमारी लायबिलिटीज़ हो गए। दूसरी तरफ हमारे जो असेट्स हैं, जैसा कि मैंने बोला टोटल रिज़र्व मेरा 36 रुपीज़ का, दूसरा मैंने मिस्टर बी को पहले 80 रुपये का लोन दिया, फिर ही तो वो डिपॉज़िट लेके मेरे पास आया, इसीलिए जो 80 रुपये का लोन मैंने दिया है वो भी मुझे रिकॉर्ड करना है। तो 80 रुपये का जो लोन हुआ दैट इज़ आवर असेट, बिकॉज अगर बैंक लोन देता है तो उस पर वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसका रेवेन्यू होता है, सो इट हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू, सो इट इज़ आवर असेट। फिर आखिर में जो 64 रुपीज़ एक्सेस रिज़र्व बचा, वो 64 जो बैंक इज़ फ्री टू लोन इट आउट, वो 64 हमारा असेट। सो हो गई हमारी बैलेंस शीट टैली। अब इसी तरह से फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता है। सिंस 64 रुपीज़ उसके पास एक्स्ट्रा हैं, मान लीजिए कोई तीसरा आदमी आता है मिस्टर सी, वो बोलता है मुझे लोन चाहिए, तो वो 64 रुपीज़ लोन आउट करेगा। मिस्टर सी वापस से वो 64 लेके बैंक के पास आएगा, बैंक 64 रुपीज़ में से 20% निकाल देगा एंड बाकी बचा फिर से लोन आउट करेगा। सो दिस प्रोसेस गोज़ ऑन एंड ऑन अंटिल द एक्सेस कैश रिजर्व इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो। जब तक हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं देने के लिए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर हम ये फास्ट फॉरवर्ड कर दें और फाइनल बैलेंस शीट देखें अंटिल द रिज़र्व इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो, तो हमारी बैलेंस शीट का साइज़ होता है 500 रुपीज़। तो हमारा इनिशियल प्राइमरी डिपॉज़िट था 100 रुपीज़ का, पर मैंने लोन कितने के दिए, 500 रुपये के टोटल लोन तो मेरे वैसे ही हो गए, तो 100 रुपये से मैंने 500 बना दिया। दैट इज़ हाउ द बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। उसके पास आया तो सिर्फ 100 रुपये, पर ही वॉज एबल टू लोन 500 आउट। दिस वॉज अ वेरी सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बैंक लिया है। मान लीजिए कि हमारा नॉर्मल डेली सिनारियो देखिए, बहुत सारे बैंक्स हैं, मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है। सिचुएशन उस केस में भी ऐसी ही होगी, बिकॉज अगर हम सारे बैंक्स की बैलेंस शीट को इकट्ठा करके देखें तो बात वही होगी। आज मैं एक बैंक के पास नहीं तो दूसरे बैंक के पास जा रही हूँ, अगर मैं दोनों बैंक्स की बैलेंस शीट इकट्ठी करके देखूँ तो अल्टीमेटली एक डिपॉज़िट की वजह से बहुत सारे क्रेडिट्स क्रिएट हो रहे हैं। सो आवर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज़ अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो डिपॉजिट रेशियो इज़ नथिंग बट 1/r। r है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। सो हमारे इस केस में कैश रिजर्व रेशियो था 20%, सो 1/20/100 यानी कि 5 times. So this implies that at a given cash reserve ratio मैं अपने
किसी प्राइमरी डिपॉजिट से आई कैन क्रिएट 5 टाइम्स मोर डिपॉजिट्स और 5 टाइम्स मोर क्रेडिट। वंस हमने क्रेडिट क्रिएशन समझ लिया है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सप्लाई ऑफ मनी। व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? Supply of money refers to the total stock of money available to the public in the economy at a point of time. So इस definition से हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि it is a stock concept। किसी particular point of time में आज इस वक्त इस पल इस particular minute कितना exact amount of money हमारी जनता के पास अवेलेबल है। तो दिस इज़ नथिंग बट अ स्टॉक कंसेप्ट एंड नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है, नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। अब दूसरी चीज़ हमारी इस डेफिनेशन में जो हाईलाइट हुई है वो ये है कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारी पब्लिक के पास कितना पैसा है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स ऑफ मनी फ्रॉम द यूज़र्स ऑफ मनी। यहाँ पे जनता जो है, जो पब्लिक है, वो यूज़र्स ऑफ मनी है, एंड जो गवर्नमेंट है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, RBI है, दैट इज़ प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। वो पैसा क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एंड जनता पैसा यूज़ करती है। सो गवर्नमेंट और RBI जो है उनके पास जो पैसा होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो सप्लाई में नहीं गिना जाता है, क्योंकि उनके पास जो पैसा होता है दैट इज़ फॉर डिफरेंट पर्पस, दैट इज़ टू रेगुलेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड नॉट फॉर ट्रांजैक्शनल, स्पेकुलेटिव और एनी अदर पर्पस। दूसरी चीज़, हमारा जो कैश रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक्स है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं मनी सप्लाई में, बिकॉज ये जो रिज़र्व्स हैं इसी से ही तो हम डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज रिज़र्व्स आर केप्ट असाइड, एंड जो बाकी बचता है उससे हम क्रेडिट क्रिएट करते हैं, बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्ड विद द जनरल पब्लिक, वो बैंक के पास होता है। एंड बैंक, as like I said, is producers of money, not users of money. यहाँ पे बैंक क्रेडिट क्रिएट करके डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कर रहा है, तो इट इज़ क्रिएटिंग मनी। सो बैंक के पास जो भी रिजर्व होगा दैट वोंट बी काउंटेड एज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में हम सिर्फ वही पैसा कंसिडर करते हैं जो पब्लिक के पास है, जो जनता के पास है। पब्लिक के पास पैसा कौन से फॉर्म में है? पहला, द करेंसी इन सर्कुलेशन, द करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रिएटर ऑफ मनी। दिस करेंसी इन सर्कुलेशन, दिस इज कंसिडर्ड एज मनी सप्लाई। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट भी होते हैं। अब डिपॉजिट्स भी दो तरह के हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो कभी भी जो पब्लिक है ऑन डिमांड बैंक से वापस ले सकती है। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टाइम डिपॉजिट्स इज फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट के केस में आप विड्रॉ नहीं कर सकते पैसा, देयर इज़ अ टाइम लिमिट कि आपको इतने टाइम तक वो पैसा बैंक के पास ही रहने देना है, वी कैन नॉट विड्रॉ इट। सो टाइम डिपॉजिट इस वजह से टाइम डिपॉजिट्स आर लेस लिक्विड, यानी कि जब आपको पैसा चाहिए उसी टाइम पे आपको वो पैसा मिल नहीं सकता। इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको FD तोड़वानी पड़ेगी, बैंक का फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, यू नीड टू फोरगो सम इंटरेस्ट, यू नीड टू पे द फीस, एंड इसी वजह से वो लेस लिक्विड होता है। तो टाइम डिपॉजिट्स को हम अभी के लिए रहने देते हैं साइड में। तो हम डिमांड डिपॉजिट्स यहाँ पे बात करें। डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स आर मोर लिक्विड। हम जैसे ही डिमांड करते हैं वैसे हमें वो पैसा मिल जाता है। आप जेब में डेबिट कार्ड लेके घूमते हैं, डेबिट कार्ड इज़ इक्वल टू योर कैश, योर करेंसी नोट्स, बिकॉज
आप उसी टाइम पे वो पैसा खर्च कर सकते हैं. It is equally liquid. And another thing that it has fiduciary money power. अब RBI के नोट पर आपने देखा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दिस. सो सिमिलरली कमर्शियल बैंक्स भी ये प्रॉमिस करते हैं कि आप जिसको भी ये चेक दोगे उसको वो बैंक पे कर देंगे. सो इट हैज़ अ फिडुशियरी पावर. तो इसी वजह से हमारे जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं दे आर हाईली लिक्विड एंड उसको हम मनी सप्लाई में कंसिडर करते हैं. तो हमारा बेसिक मेजरमेंट तो यही हो गया कि करेंसी जो भी सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, जो भी जनता के पास जितने भी नोट हैं, जितने भी कॉइन हैं, वो. दूसरा हमारे जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के पास, वो. तीसरा जो RBI के पास डिपॉजिट्स हैं, वो. अब इन तीनों को मिला के हमारा बनता है M1 मेजर ऑफ सप्लाई. दिस इज़ द मोस्ट बेसिक मनी सप्लाई. ये बेसिक फॉर्मूला है जिसमें हमारे सारे लिक्विड मोस्ट लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूडेड हैं. दूसरा आता है M2. M2 मनी सप्लाई में M1 तो है ही कि ये तीनों कंपोनेंट्स तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं. उसके अलावा I am also including saving deposits with post office savings bank account. पहले के ज़माने में पोस्ट ऑफिस के पास भी लोग सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते थे एंड वो ज़्यादा प्रेवेलेंट था. बट अब बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप हो गया है, देयर आर लेस पीपल हु डू इट एंड जो भी करते हैं वो इंटरेस्ट रेट की वजह से करते हैं. तो दे आर अ लिटिल बिट लेस लिक्विड बिकॉज ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस हमें डेबिट कार्ड और वो सब इशू करके नहीं देती है. So it takes time to withdraw money from post office savings bank account. That's why it is a bit less liquid, but it is a broader measure of money supply because हम M1 के अलावा पोस्ट ऑफिस के भी डिपॉजिट्स इंक्लूड करें तो थोड़ा बहुत ब्रॉड हो जाता है. फिर आता है M3. M3 में हमारा M1 तो है ही, यानी कि हमारा करेंसी डिपॉजिट्स और RBI डिपॉजिट्स के अलावा हमारे टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं. जैसा कि मैंने आपको बोला, टाइम डिपॉजिट्स थोड़े कम लिक्विड होते हैं बट अल्टीमेटली वो है तो पैसा ही, मनी ही है, बट इट इज़ मोर ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. सो भले कम लिक्विड है बट है अल्टीमेटली मनी, तो उसको भी कभी कभार मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है. तो इसको हम बोलते हैं M3 मेजर ऑफ वैल्यू. फिर चौथा जो मेजर ऑफ वैल्यू है वो M4 है. अब इसमें मनी सप्लाई में हम M3 गिनते हैं और अपने पोस्ट ऑफिस वाले के पास जो पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट के में जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं. अब जैसा कि आपने नोटिस किया कि M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, उसमें हमारे करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स हैं. देन कम्स M2 विच इज़ लेस लिक्विड बट इट इज़ ब्रॉड. M1 नैरो था, M2 ब्रॉड हो गया क्योंकि M1 में डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स थे, M2 में डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक भी इंक्लूड हो गया. फिर आता है M3. इट इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स. फिर आता है M4 जो तीनों मेजर ऑफ वैल्यूज से ब्रॉड. उसमें करेंसी भी आ गया, हमारा डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स भी आ गया, हमारा टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स आ गया और हमारा टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक भी आ गया. तो M4 में हर एक फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई आ गया. तो M4 इज़ द ब्रॉडेस्ट. तो जैसे जैसे हम M1 से M4 जाते हैं हमारा स्कोप इंक्रीज़ हो जाता है. अब हमने देख लिया कि मनी सप्लाई हम किसे कहते हैं, हमने ये भी देख लिया कि मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि मनी सप्लाई डिटरमाइन कैसे होती है. हाउ इज़ द सप्लाई ऑफ मनी डिटरमाइंड इन द फर्स्ट प्लेस. आपने यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की होगी दैट एवरी एस्पेक्ट की जो मनी का कोई भी फॉर्म है इट इज़ directly or indirectly dependent on our cash, our currency in circulation. तो हमारे जो भी नोट्स हैं, हमारे कॉइन्स हैं जो सर्कुलेशन में हैं,
वो बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा मनी सप्लाई अफेक्ट करते हैं. नाउ द नोट्स एंड द कॉइन्स आर कॉल्ड हाई पावर्ड मनी. High powered money is nothing but the notes and coins issued by Reserve Bank of India और Government of India. इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है जो मनी सप्लाई अफेक्ट करता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट बेसिकली हाई पावर्ड मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स आवर सप्लाई ऑफ मनी. कैसे? देखिए, हम अपना M1 मेजर ही देख लेते हैं. बहुत बेसिक सप्लाई ऑफ मनी हम कैसे मेजर करते हैं कि जनता के पास कितना करेंसी सर्कुलेट हो रही है, यानी नोट्स और कॉइन्स वगैरह. तो वो हो गया करेंसी विद पब्लिक. दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, जो भी पब्लिक का पैसा बैंक्स के पास इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स है. अब इन दोनों एस्पेक्ट को ध्यान से देखिए. हमारा जो करेंसी विद पब्लिक है वो हमारा हाई पावर्ड मनी है, यानी कि करेंसी इज़ नथिंग बट नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब आरबीआई जितने भी नोट्स इशू करती है, जितने भी गवर्नमेंट कॉइन्स इशू करती है, वो सारे के सारे तो पब्लिक के पास नहीं होते. थोड़ा पैसा, जैसे ही मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक्स रिज़र्व के तौर पे अपने पास संभाल के रखते हैं. सो उनके पास भी थोड़ा सा कैश है, वो हाई पावर्ड मनी है जो रिज़र्व बैंक और गवर्नमेंट ने इशू किया है, वो साइड में पड़ा है, जनता के हाथ में नहीं है, वो बैंक्स के हाथ में एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स. सो हाई पावर्ड मनी इज़ नथिंग बट द करेंसी विद द पब्लिक प्लस द रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स. अब आप देखेंगे कि हमारे सप्लाई ऑफ मनी, जो बेसिक सप्लाई ऑफ मनी है, उसमें करेंसी विद द पब्लिक तो है ही. वो चीज़ कॉमन है कि करेंसी जितनी भी पब्लिक के पास है वो तो है ही है. पर यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि हमारे हाई पावर्ड मनी में जो दूसरा कंपोनेंट है वो रिजर्व्स है. अब बैंक के पास जो भी हाई पावर्ड मनी पड़ा हुआ है वो वही पैसा यूज़ करके डिपॉजिट क्रिएट करती है. अब यही डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स हमारे मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं. तो अल्टीमेटली हाई पावर मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे डिमांड डिपॉजिट्स भी अफेक्ट करें. मान लीजिए आरबीआई हाई पावर्ड मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देती है, तो जनता के पास जो भी सर्कुलेशन में पैसा है वो इंक्रीज़ होगा, यानी करेंसी विद द पब्लिक पहला कंपोनेंट इंक्रीज़ होगा. दूसरा कंपोनेंट कैश रिजर्व्स कमर्शियल बैंक्स के पास वो इंक्रीज़ होंगे. जैसा कि हमने पहले देखा था कि अगर बैंक्स के पास कैश रिजर्व्स इंक्रीज़ होते हैं तो कैश रिजर्व में इंक्रीज़ की वजह से देयर एबिलिटी टू क्रिएट डिमांड डिपॉजिट्स ऑल्सो इंक्रीजेस, देयर एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो इस वजह से मेरे डिमांड डिपॉजिट्स भी हाई पावर्ड मनी में इंक्रीज़ की वजह से इंक्रीज़ हो जाते हैं. सो मेरा हाई पावर्ड मनी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट्स माई सप्लाई ऑफ मनी के कंपोनेंट्स, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं. तो बेसिकली मेरा हाई पावर्ड मनी इज़ वन एस्पेक्ट विच डिटरमाइंस सप्लाई ऑफ मनी. अगर हम ये डायग्राम देखें तो हमारा मनी सप्लाई इज़ नथिंग बट करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स, और हमारा हाई पावर्ड मनी इज़ नथिंग बट करेंसी विद द पब्लिक एंड हमारा रिजर्व्स. अब आप देखेंगे कि करेंसी विद द पब्लिक कॉमन है, दैट इज़ वो 1-to-1 बेसिस पे अफेक्ट करता है. अब दूसरा आता है मेरे रिजर्व्स. मेरे रिजर्व्स जो हैं वो मल्टी फोल्ड इफ़ेक्ट देते हैं मेरे डिमांड डिपॉजिट्स पे. अब आप इस डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम का बेस छोटा है एंड उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि हाई पावर्ड मनी का कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट है, इट क्रिएट्स मोर मनी सप्लाई दैन द अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी इन सर्कुलेशन. ये डायग्राम वही सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए उसका बेस छोटा है कि हाई पावर्ड मनी का अगर कोई इतना पर्टिकुलर अमाउंट है, उस वजह से मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में होगी वो
उस पर्टिकुलर अमाउंट से तो ज़्यादा ही होगी। इसलिए मेरा जो दूसरा एस्पेक्ट जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इज़ मनी मल्टीप्लायर। ये रेशियो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी कितना मनी सप्लाई जनरेट कर सकता है, कितने टाइम्स ऑफ मनी सप्लाई जनरेट कर सकता है। मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी के भी बहुत लेयर्स हैं, हम ये पहले ही देख चुके हैं। यानी कि मनी मल्टीप्लायर विच इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी, वो हमारे 3 चीज़ों से अफेक्ट होता है। सबसे पहली चीज़ इज़ हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मान लीजिए कि सरकार आरबीआई सोचती है कि मैं हाई पावर्ड मनी इंक्रीज़ कर देता हूँ तो उससे मेरा सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज़ होगा। अब आप ये सोचेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कि जितना हाई पावर्ड मनी सरकार इशू करती है वो थोड़ा सा डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में या फिर कैश रिज़र्व के रूप में भी कमर्शियल बैंक के पास जाए। मान लीजिए ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में जाता ही नहीं है तो सबका सारा का सारा पैसा जो हाई पावर्ड मनी इशू होता है वो तो जनता के हाथ में ही रह जाता है, बैंक के पास तो कुछ नहीं आता है। सो देयर विल बी नो डिमांड डिपॉजिट, देयर विल बी नो कैश रिजर्व। तो अब इस केस में आप देखेंगे जितना हाई पावर्ड मनी इशू हुआ उतना ही मेरा मनी सप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिमांड डिपॉजिट्स नहीं, यहाँ पे कुछ भी कैश रिजर्व्स नहीं, तो कमर्शियल बैंक्स तो क्रेडिट क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। तो उस वजह से मेरा हाई पावर्ड मनी का सप्लाई विल बी इक्वल टू मनी सप्लाई। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नोटिस करना कि जनता को इस हाई पावर्ड मनी में से कुछ अमाउंट बैंकिंग सिस्टम में डालना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे करेंसी डिपॉजिट रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाई पावर्ड मनी में से करेंसी विद द पब्लिक में से कितना पैसा डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंकिंग सिस्टम में जा रहा है। तो दिस रेशियो इज़ डिनोटेड बाय के। पहला हो गया ये रेशियो। फिर दूसरा जो रेशियो हमारे मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करता है वो हो गया हमारा कैश रिज़र्व रेशियो विद द बैंक्स। मान लीजिए अगर कैश रिज़र्व रेशियो डिक्रीज़ हो जाता है, अगर कैश रेशियो डिक्रीज़ होता है तो हमारा डिपॉजिट मल्टीप्लायर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज़ नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिज़र्व रेशियो। तो अगर मेरा कैश रिज़र्व रेशियो इज़ 20% एंड वो उसको मैं डिक्रीज़ कर देती हूँ, 20 से 10 कर देती हूँ, तो मेरा डिपॉजिट मल्टीप्लायर 5 टाइम्स से 10 टाइम्स हो जाता है। इस वजह से मेरा क्रिएशन ऑफ क्रेडिट 5 टाइम्स से 10 टाइम्स बढ़ गया। सो इस वजह से मेरा मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया बिकॉज ऑफ चेंज इन कैश रिज़र्व रेशियो, मनी सप्लाई इंक्रीज। तो इस वजह से मेरा कैश रिज़र्व रेशियो भी मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करता है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है, गिवन कि हमारा हाई पावर्ड मनी वैसे का वैसा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। एंड द थर्ड कॉम्पोनेंट इज़ ऑब्वियसली द हाई पावर्ड मनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अगर वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो उससे मेरा रेशियो अफेक्ट होता है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड विद इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. I hope you liked this video. If you have any queries or any doubts regarding this topic, please do mention it in the comments. If you like this video, share it and please subscribe to the channel. Thank you so much for watching. See you guys next time.